गुड मॉर्निंग बच्चों। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का आज हम पार्ट 8 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सूत्र को प्रूव करना और उसी का एक न्यूमेरिकल इसमें कराया गया, ठीक है। ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको इसमें नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। तो जब हमारी क्लासें चलने लगेंगी तब आपको पूरे न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल इसी से जो इम्पोर्टेंट था, ये आता ज़रूर है पेपर में इस तरह का न्यूमेरिकल, इसलिए ये वाला करवा दे रहे हैं और इसका प्रूफ भी जो सवाल का है वो भी इसमें करवा देते हैं आज की क्लास में, ठीक है। बाकी आप जब स्कूल खुलेगा तब सारे न्यूमेरिकल सही से होंगे, ठीक है। तो थ्योरी सभी चैप्टर की करवा देते हैं। तो इसके बाद ये पार्ट 8 है, इसके बाद हमारा जो लेसन 1 होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल 2-4 और बचे हुए हैं, मतलब न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी न्यूमेरिकल करवा के, तो वो आपको जब क्लास खुलेंगी तभी करवाई जाएगी, ठीक है। शायद जल्दी ही क्लास हमारी खुलने भी वाली है, ठीक है। ऑर्डर हो गया है सरकार से, तो जल्दी हमारी जो क्लासें होंगी वो चलने भी लगेंगी। तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं आज के पार्ट 8 को, और आज से हमारा चैप्टर 1 जो होगा वो इंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम अगली अपने चैप्टर दूसरे पर मिलेंगे जिसका नाम है विलियन, ठीक है। तो अगले चैप्टर पे हम बिलियन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं आज का पार्ट 8। चलिए, ये क्या है, तो ये हमारी हेडिंग है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं, ठीक है। मतलब एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणना करनी है, ठीक है। गणना करनी है और गणना से यहाँ पे वैल्यू को पुट करनी है। इसी सूत्र से हमारे सवाल, सारे जो भी सवाल होंगे इसी सूत्र से लगेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि एक्स किरण विवर्तन से, ठीक है, ज्ञात घनी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई हमने क्या मान ली है, ए, ठीक है। हमने मान लिया कि यक्स किरण विवर्तन नाम दे दिया गया है, एक किरण जो उससे निकली हुई किरण घनी क्रिस्टल की, ठीक है। जो घन होता है हमारा, इस तरह का जो घन होता है आपको पता है, ठीक है। आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी गया है कि घन क्या होता है। तो घनी क्रिस्टल की जो ये लंबाई मानी गई है वो कितनी मानी गई है, ए मान ली गई है, ठीक है। तो घन की आप जानते हो भुजाएं सारी बराबर होती हैं, तो ए मान ली गई। और यहाँ पे ठोस पदार्थ का घनत्व जो माना गया है वो माना गया है डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो घनत्व इसका मान लिया गया, डेंसिटी जो मानी गई है वो डी मान ली गई है। और मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम माना गया है। मोलर द्रव्यमान को क्या मान लिया गया है, कैपिटल एम, ठीक है। ये हमने माना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, तो अब घनी क्रिस्टल में इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इतना तो हमें मान लिया है। तो हम कुछ सूत्र हमें याद होंगे, उन सूत्रों को रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर वहां से हम सूत्र को प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, देखिए, हमें पता होता है कि जो एकक कोष्ठिका का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, मतलब कि घन का आयतन, क्योंकि एकक कोष्ठिका जो होती है वो घन के आकार की ही होती है ना, पता है ना कि जो एकक कोष्ठिका होती है वो घन के आकार की होती है। घन के आकार की होती है, इसका मतलब एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा वो होगा ए क्यूब, भुजा क्यूब, ठीक है। तो भुजा क्यूब कर लिया। आगे अब क्या कह रहा है, देखिए, तो एक सूत्र होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या गुणते एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। ये सूत्र होता है। एकक कोष्ठिका का अगर द्रव्यमान पूछेगा तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान होता है वो होता है एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु की संख्या आपको बताया गया था, पिछली क्लास में आपको समझाया गया। परमाणु की संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, और अगर एक परमाणु का द्रव्यमान पूछेगा, ठीक है। ऊपर हमने मोलर द्रव्यमान को क्या माना है, तो मोलर द्रव्यमान को अभी ऊपर माना था हमने, तो मोलर द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम मान रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे केवल एक परमाणु का द्रव्यमान पूछेगा तो हम स्मॉल एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, स्मॉल एम, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड इंटू एम, क्योंकि परमाणु की संख्या जेड होती है, हमें पता है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो एम मान सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम माना है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान को हम एम से ही डिनोट करते हैं, तो एम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया, तो इतना आ गया एक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकला हमारा, वो कितना आ गया, जेड इंटू
m, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका, अब हम एक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका, ये देखिए परमाणु यहाँ पे लिखा है, एक परमाणु का द्रव्यमान, ये तो हमने ये मान लिया है, लेकिन अब यही एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान भी निकाल लेते हैं। तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या, फिर क्या, भार बटे मोलों की संख्या, यही तो होता है, क्या होता है, भार बटे मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलर मतलब ऊपर ये मोलर द्रव्यमान और बटे आवोगाद्रो संख्या भी इसको बोलते हैं, एनए को, एनओ क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगी, आवोगाद्रो संख्या। द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान हमारा कैपिटल एम है, आवोगाद्रो जो संख्या है वो कैपिटल एन है, एन ए, ठीक है। ए लगा दिया गया है क्योंकि वो आवोगाद्रो को डिनोट कर रही, इसलिए ए लगा दिया गया, ठीक है। तो और संख्या को एन से डिनोट करते हैं, इसलिए एन है, ठीक है। तो एम बराबर हमारा क्या हो गया है, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा कैपिटल एम बटे एन ए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको उठा के रख सकते हैं, तो उठा के रख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए उसको उठाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए, ना मानिए, ठीक है, ऐसे ही रखे रहने दीजिए, बस इतनी वैल्यू देख लीजिए कि m बराबर इतना होता है, और इतना हमें पता है कि द्रव्यमान क्या होता है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान होता है z इंटू यम, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एक चीज़ देख लीजिए, अब हमें एक एकक कोष्ठिका का घनत्व का सूत्र भी पता है। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व का सूत्र होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका घनत्व D बराबर क्या होता है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो देखिए अभी हमने ऊपर निकाला था एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, ठीक है। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या है, जेड इंटू एम, तो वहाँ से उठा के हम रख सकते हैं, रख देंगे। तो समीकरण 1 ही मान लेते हैं, इसको लिख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर, साइड में लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। या ना लिखो तो सीधे उठा के रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है जेड इंटू एम। अब हमें पता है एकक कोष्ठिका का आयतन हमने ऊपर माना था भुजा क्यूब, ए क्यूब, तो लिख दिया नीचे ए क्यूब, रख दिया। अब देखिए समीकरण 1 तो ये था, ठीक है, और समीकरण 2 हमारा ये हो जाता है, ठीक है, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब नीचे स्टेप होगा तो नीचे लिख देंगे समीकरण 2 से स्मॉल एम का मान रखने पर। तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल एम बटे एन ए, यही तो था स्मॉल एम बराबर, ठीक है। तो समीकरण 2 से हम उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल एम आ जाएगा, यहाँ पे एन ए आ जाएगा। तो सूत्र जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बराबर जेड एम बटे ए क्यूब एन ए, ठीक है। जहाँ पर डी क्या है, तो डी हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पर डी घनत्व हो जाएगा, जेड हो जाएगी परमाणु की संख्या, एम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, और ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हमारा हो जाएगा एकक कोष्ठिका का आयतन, एन हो जाएगी आवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछे कि जेड की वैल्यू निकालिए, तो जेड की वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे, तो आप कर दोगे ए क्यूब एन ए, ये तो करोगे, ठीक है, ए क्यूब एन ए गुणते डी बड़े क्या हो जाएगा एम, इस तरह से ही तो निकल आएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ पूछे, अगर आपसे एम की वैल्यू पूछ ली तब क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब एन ए, ठीक है, गुणते में गुणते डी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड, ठीक है। इस तरह से कुछ भी वैल्यू आपसे पूछेगा इसी सूत्र से आपको, चाहे ए के मान पूछे, चाहे जेड का पूछे, चाहे एम का पूछे, चाहे जो भी पूछे, चाहे डी की वैल्यू पूछे, ठीक है। तो इसी सूत्र से आपको सवाल सारे लगाने हैं। सवाल इस तरह के आता है, सवाल थोड़ा लंबा होता है, बस गुणा का भाग ज़्यादा होता है, बाकी कठिन सवाल नहीं है, गुणा ही इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो चलते हैं, आप अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन भी हमने केवल एक ही लिया है इसमें, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा
देख लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणित 10⁻⁻8 कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी, देखिए एफसीसी आपको पता है फलक केंद्रित, है ना, पढ़ चुके हो ना आप, ठीक है। आपने पता था कि एफसीसी के लिए जो जेड की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4, ये भी आपको ने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, ठीक है। तो अब वहीं पे जेड की वैल्यू हमेशा अपने मन से रखी जाती है, इसे देख कर कि यहाँ पे क्या है, सीसीपी है, एफसीसी है, या कुछ भी है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जेड की वैल्यू रखी जाती है। ये वो हमने कहा था आपको याद करनी है, सवाल में इसका प्रयोग होगा, बोला था ना, ठीक है। तो चलिए, एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व की बात बोलिए तो डी की वैल्यू आपको दी गई है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया, तांबे के परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब कैपिटल एम की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिए है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए ये जो दिए कोष्टिका कोर, ठीक है, तो ये ए की लंबाई दी गई है, आपको ए का मान दिया गया है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको इतनी देगी, एफसीसी आपको पता ही होगा क्योंकि एफसीसी आपको पता ही होता है, ठीक है, क्योंकि याद करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले एफसीसी की वैल्यू ही रख दी गई है, लिखा गया है एफसीसी जालक में प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या Z बराबर 4। ये आपको पहले भी याद करवाया गया था, पिछली वाली टेबल एक बनवाई गई थी, उसमें पूरी बताई गई थी पिछली वाली क्लास में कि एफसीसी की जो संख्या होगी या सीसी की संख्या होगी आपको सवाल में प्रयोग होगी। और हमने बताया था दो ज़्यादातर यहाँ पे सवाल आते हैं, कौन से, एक एफसीसी वाला और एक होता है बेस सेंटर्ड वाला, ठीक है। तो इन दोनों का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, सवाल में इनकी जेड की संख्या ज़्यादा आती है, ठीक है। अब देखिए जेड का मान तुम्हें पता है, जेड बराबर 4 है, और ए की वैल्यू भी पता है, तो ए की वैल्यू कितनी पता है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखी नहीं है। ए की वैल्यू हमारी है तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए बराबर 3.608 गुणित 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर में ही होगी। तो ए की वैल्यू आ गई। अब एफसीसी को तो हमें याद ही होता है एफसीसी। अब डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है आपको 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए सूत्र हमें पता होता है, सूत्र में हमको ए क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, ए क्यूब। तो ए क्यूब हमें निकालना पड़ेगा, पहले इसका एक बार गुणा करेंगे, फिर इसका 2 बार गुणा करेंगे, फिर इसका 3 बार गुणा कर लेंगे। तो देखिए चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए अब सीसी जालक में एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या जेड बराबर 4 रख दी। ए का मान हमको पता है ना, कितना है ए का मान, तो ए का मान हमारा है 3.608, अभी ऊपर लिख के दिखाया गया था आपको, -8 सेंटीमीटर। कोर हमेशा सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, तो वो घनत्व की संख्या दिख के जान सकते हैं कि वहाँ पे सेंटीमीटर होगा, ये क्या होगा। अब देखिए डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू 8.92 ग्राम प्रति लिखो, या इसी को सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको बोली गई थी कि Na की वैल्यू भी आपको याद है, अवोगाद्रो संख्या इंटर में फर्स्ट ईयर में, दोनों फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई गई, याद करवाई गई है। अवोगाद्रो जो संख्या होती है अपने मन से रखनी होती है, ये होती है 0.22 गुणित 10⁻23 एटम मोल इनवर्स, ठीक है, ये होती है वैल्यू। सबसे पहले इनको हम लिख देंगे, अब हम सूत्र लगाएंगे जो हमें निकालना है। सूत्र में यम के बारे में पूछा गया है, तो पहले यम बराबर सूत्र लगा देते हैं। देखिए यम बराबर सूत्र लगा दिया गया है DNA जेड, ठीक है, क्योंकि यम के बारे में पूछा होगा, डी के बारे में पूछा दूसरी तरह लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम डी की वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। Na की वैल्यू हमें पता थी, ये अपने मन से रखी जाती, याद होती है सबको, तो ये भी रख दिया, ठीक है। अब ए क्यूब, तो ए की वैल्यू रख गई और क्यूब लगा दिया गया बटे जेड, जेड होता है 4 एटम्स, जेड की वैल्यू यहाँ पे एफसीसी के लिए है, एफसीसी के लिए जो मान होता है वो कितना होता है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमको इसको हल करना है, सबसे पहले हल करेंगे तो ए क्यूब ही सबसे बड़ा है, सबसे पहले उसी को हल कर लेते हैं। तो 3.608, ठीक है, गुणित में इसको 3 बार करना है, 3.608। तो पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, दशमलव को ना ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों का गुणा करवाइए जितना आए, ठीक है। तो फिर उसको रख दीजिए और दशमलव वहाँ पे 1 2 3 1 2 3 6 आ जाएंगे, तो उसको 10 की पावर गिनकर लिख दीजिए और उतना गुणा करके इधर रख दीजिए, ठीक है।
फिर इतना जितना आएगा उसमें इतने गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इतना गुणा करवाना है। देखिए अब इसका गुणा कर देते 8 तिक 24, इसका सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 24 आ जाएगा। अब इसका आपको गुणा करवाना है 3 बार, ठीक है। तो इसका गुणा थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें करवाने पे, आप इस तरह से गुणा करवा लीजिए, गुणते 3608, पहले इतना गुणा करवा लीजिए और जितना आ जाए फिर उसमें फिर से इसी का 3608 का फिर से गुणा करवा लीजिए। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगाए, तो 3 फिर 3 फिर 3, फिर उसको जब जितना पूरा गुणा हो जाएगा तो आप उसके दशमलव लगा दीजिए। तो मान लीजिए हम एक डाटा ले रहे हैं, मान लीजिए ये आ गया हमारा, ठीक है। आपका जितना गुणा करने पे आया वो आप देखो, क्योंकि गुणा करवाएंगे अगर इसमें सामने तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 इस तरह से पूरा आ जाए, मान लीजिए हमने इतनी वैल्यू हमारी आ गई, बहुत बड़ी ही आएगी, छोटी तो आएगी नहीं गुणा करने पे। यही सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब पर सवाल तो छोटा लगता है, कठिन नहीं होता है, लेकिन गुणा ही करने में सबसे देर लग जाती है, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आ गई मान लीजिए हमारी, हमने माना है, ठीक है, आए आपकी जो भी, तो इस तरह से आ गई। और इसका गुणा हम पहले इसमें करवा चुके हैं, तो हमारा आ गया है 10 की पावर माइनस 24। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे हमने 3 बार गुणा करे, हम किया, आपसे बोला था कि दशमलव इतना आए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है 3.608, फिर यहाँ पे लिखा है 3.608। तो इन दशमलव को आपको रखना कैसे, ये 3 ये 3 ये 3, टोटल कितने हुए 9, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो बस यहीं से आपको दशमलव लगा देना है ना, और बस इसमें लिख देना है 10 की पावर 9 लिख देना है, ठीक है। उतने ही अंक गिन के यहाँ पे 10 की पावर 0 लिख देना है, इतने अंक आपको गायब कर देने हैं यहाँ से, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है। तो देखिए हमारा इस तरह से आ जाएगा, जितनी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ऊपर गुणा किया था इस तरह, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर कितना आया था 9। अब देखिए हमारे पास 10 की पावर माइनस 24 भी था, 24 इसमें घटा देंगे जितना आ जाएगा, ठीक है, तो 10 की पावर में आ जाएगा। अब हमको हल करना है पूरा, तो इस तरह से आपको हल करना है इसको, इसी तरह से एक क्यूब को हल कर लेना है, ठीक है। हल करने का तरीका आपको बता दिया कि एक क्यूब आपको कैसे हल करना है, ठीक है। फिर देखिए 10 की पावर 23 है, तो जो 10 का बचेगा उसमें इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। और बाकी इनका गुणा करवा लीजिए, और 8 का पहले चाहे भाग कर लीजिए फिर गुणा करवा लीजिए, ठीक है। 4 का मतलब भाग कर लीजिए इसमें, ठीक है, फिर करवा लीजिए गुणा। तो इस तरह से आपकी थोड़ा सा गुणा भाग इसमें ज़्यादा है, ठीक है, गुणा भाग आप करके देखिएगा, सवाल एकदम सरल है, ठीक है। बस गुणा ही ज़्यादा करने में थोड़ी सी बड़ा पड़ रहा है सवाल, ठीक है। तो इसीलिए इसमें समझाते नहीं बनेगा, इसलिए हमने केवल आपको उसका बता दिया है केवल आपको कि कैसा सवाल आता है इस तरह से, ठीक है। बाकी ये सवाल जो है इसमें नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बड़ी टाइमिंग लगेगी और देर भी लगेगी सवाल को करने में, क्लास भी हमारी बड़ी हो जाएगी, और इस तरह से समझाते भी, इसमें इतना बड़ा गुणा है इसका, तो कि समझाते भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्लास जब लगेंगी उसी में आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, ठीक है। थ्योरी आपको अभी इसमें करवा दी जाएगी, जो छोटे न्यूमेरिकल होंगे वो करवा दिए जाएंगे, इसमें बड़े बड़े हैं इस वजह से इसके नहीं, के सेकेंड वाले की अगर छोटे न्यूमेरिकल होंगे तो आपको करवा दिए जाएंगे, इसका गुणा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको करना है, गुणा करके देखना है, इसका आंसर टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जब क्लास खुलेगी तो आपको करवाए जाएंगे सवाल, ठीक है। तो बस यहीं से हमारी जो क्लास होती है आज की एंड होती है। कल हम अपने अगले चैप्टर विलियन पे मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे।